Hello once again. A very happy day to all of you. I'm Dr. Meenu Singhal, Associate Professor of Economics at Chaudhry Ishwar Singh Kanya Mahavidyalaya, Pondri. हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था वो था मनी मार्केट, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए. So let us complete the chapter today. You remember we started with money market, financial system and its four components: financial markets, institutions, instruments and services. तो हमने इन फाइनेंशियल मार्केट्स में से जो दो तरह के होते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वी स्टार्टेड विद फाइनेंशियल मार्केट एंड दैट आल्सो मनी मार्केट. हमने मनी मार्केट के बहुत सारे सब मार्केट्स के बारे में भी पढ़ा और हमने मनी मार्केट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ा, लेकिन संस्थाएं किस तरह की हैं वो रह गया था. So now let us study about the different kinds of institutions that exist in money market. Broadly, they can be classified as banking institutions and non-banking institutions. वित्तीय संस्थाएं जो मुद्रा बाजार में एग्जिस्ट करती हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं: बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग संस्थाएं. बैंकिंग संस्थाओं में एक एक करके लेते हैं. Let us take them one by one. As far as banking institutions is concerned, the most important bank is the central bank of any country, and in India we have Reserve Bank of India as our central bank. RBI हमारा केंद्रीय बैंक है और ये हमारा सर्वोच्च बैंक है. इस बैंक की खास बात ये है कि देश की आर्थिक मौद्रिक नीतियां बनाने में ये सरकार की मदद करता है और यही काइंड ऑफ रेगुलेट करता है इकोनॉमी की, मनी मार्केट को और कैपिटल मार्केट को भी, खास तौर पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को. उसी तरह से इसके बाद हम आते हैं कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स हैं वो बैंक्स जो कि लाभ के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता की बचत इकट्ठा कर रहे हैं, उनको ऋण दे रहे हैं. Now these commercial banks can again be classified as private sector banks, public sector banks. कुछ scheduled banks होते हैं, कुछ unscheduled banks होते हैं. But because this lecture is not about banking structure, so I'm just giving you a cursory overview of the entire structure of financial institutions. तो commercial banks के दो हिस्से हो गए, private sector banks और पब्लिक सेक्टर बैंक्स. उसी तरीके से हमारे देश में भारत के ग्रामीण इलाकों में और शहरों में भी जो सीमांत किसान हैं या भूमिहीन किसान हैं या लैंडलेस लेबरर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं जो कि छोटे स्तर पर व्यापार करते हैं, इस आर्टिजन्स, कारीगर, स्वयं रोजगार में लगे हुए लोग, ऐसे व्यक्तियों की मदद करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना की गई. खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में दो चार गांव में एक बैंक की स्थापना करके देश के ग्रामीण इलाके के विकास के लिए इस तरह के बैंकों की स्थापना की गई. उसके बाद एक मेजर कंपोनेंट है हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर का, वो है कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ब्रॉड स्ट्रक्चर है इनका. ये रूरल एरिया में है तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और जो अर्बन एरिया में है दे आर नोन एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. नाउ दीज रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, जहां तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का है, ये शहर के लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं. वहां के लोग मिलकर, कुछ लोग मिलकर जब अपनी एक संस्था खोलते हैं, अपने पैसे इकट्ठा करके वो एक बैंक बनाते हैं, दैट इज नोन एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. सिमिलरली रूरल एरिया में जो कोऑपरेटिव बैंक है वो किस तरीके के होते हैं? देखिए, ये कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर यहाँ पर दो तरह का है. एक वो जो अल्पकाल के लिए ऋण देते हैं और एक वो जो दीर्घकाल के लिए ऋण देते हैं. क्योंकि मैं इस समय मनी मार्केट के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो therefore I have not shown the structure related to long-term credit system. Right? I am showing you only short-term credit structure of cooperative banks.
तो अल्पकाल का जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है, इट इज अ 3-tier सिस्टम. सबसे पहले सबसे सर्वोच्च है इसमें आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो हर राज्य में आमतौर पर एक ही होता है. तो जो आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसका काम है कि राज्य के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सब में तालमेल बिठाकर रखना. इनसे नीचे आता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं. तो जितने एक राज्य में डिस्ट्रिक्ट हैं, आमतौर पर ये उतने कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं. हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है. तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ये काम है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो वो मदद उनको पहुंच जाए. इसके अलावा इनमें से किसी एक बैंक के पास सरप्लस फंड्स हैं, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के पास डेफिसिट है फंड्स का, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऐसे बैंक्स के बीच में तालमेल बिठाता है. उसी तरह सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल का है. तो ग्रामीण स्तर पर जो हमारी प्राथमिक जो शुरुआत जो है वो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज. ये गांव के ही लोग मिलकर अपना पैसा इकट्ठा करके जो कोऑपरेटिव बैंक बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी. इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो वही है जिनका अपना पैसा लगा हुआ है. यहाँ कोई प्रोफेशनल काम करे ये कोई जरूरी नहीं है. हाँ, किसी एक प्रोफेशनल को लगाया जा सकता है. नॉर्मली दे डू नॉट एम्प्लॉय अ प्रोफेशनल. इन्हीं में जो लोगों में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो इस बैंक के करता धरता बन जाता है, काम को संभालने लगता है. नाउ दीज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स व्हिच work at the district level, they help in balancing the needs of primary agricultural credit societies. जो ग्रामीण स्तर की जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनकी जरूरतों में तालमेल बैठाना, उनकी मदद करने का काम है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स का. हाँ, यहाँ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में प्रोफेशनल लोग काम करते हैं. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इनकी मदद करता है और ये इनके. लेकिन इन सबके ऊपर एक बैंक है, नाबार्ड, जो इनफैक्ट शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने वाले सभी कोऑपरेटिव बैंक्स का सर्वोच्च बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इसके बाद हम लोग आते हैं चौथा कंपोनेंट. देखिए, हमने पढ़ा आरबीआई तो मेन है ही, और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स. नाउ द फोर्थ कंपोनेंट, I'm leaving RBI apart because it is the regulatory agency, right? Apart from RBI, we have 4 major components: commercial banks, regional rural banks, cooperative banks, and then we come to foreign banks. These foreign banks are those banks whose head office is in some foreign country, is in some foreign land. It does not has the head office in India. तो फॉरेन बैंक्स वो हैं जिनका मुख्य जो ब्रांच है, जो मेन, ये इनकी एक ब्रांच है किसी विदेशी बैंक की, भारत में जो काम कर रही है. इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दूसरा बड़ा हिस्सा है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. आप इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं. NBFI, या हम इनको कई बार NBFCs भी कह देते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. इनको आप फिर से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. सबसे पहले है एक्सेप्टेंस हाउसेस. एक्सेप्टेंस हाउसेस, यू रिमेम्बर, हमने अभी बात की थी कि हर देश के अंदर एक बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट होता है, जहां पर बैंकर्स एक्सेप्ट करते हैं बिल्स को. कौन से, किसके बिल्स को? ट्रेडर्स के बिल को. वो देश के अंदर घरेलू व्यापार भी कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी लीन हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं. तो एक्सेप्टेंस हाउसेस होते हैं. देन देयर आर डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया. ये एक इसका मेजर कंपोनेंट है. ये वो संस्था है जो भारत में मुद्रा बाजार में सेकेंडरी मार्केट को क्रिएट कर रही है. और इसके बाद कई तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जिसमें आपके डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, IDBI, IFCI, ICICI एंड सो ऑन. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड देयर आर सो मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस, राइट? Then we have investment houses in the form of mutual funds, UTI,
Then there are insurance companies such as LIC, GIC, and other private institutions or insurance companies. Provident funds. Today we have various kinds of provident funds working in India and pension funds working in India. Now all these institutions, development banks, investment houses, insurance companies, provident funds, then there are chit funds. All these kinds of institutions have a lot of money with them which they need to invest so as to earn some additional income, to earn money from their own money. Therefore, all these kind of institutions have a lot of money which they invest in money market. आमतौर पर ये संस्थाएं अपना रुपया लगाती हैं मुद्रा बाजार में. इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते ज्यादा हैं, बेचते भी हैं नेचुरली. जब इनको प्रॉफिट बुक करना होता है तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स बेचते भी हैं. So these are the kind of financial institutions that work in Indian financial system, in Indian financial or in Indian money market, right? Then now we come to features of Indian money market. You remember in my last lecture I had talked about features of money market. मुद्रा बाजार की विशेषताएं की थी. वो विशेषताएं भारतीय मुद्रा बाजार की भी है कि अल्पकाल के लिए पैसा इकट्ठा करता है. इसमें बहुत तरह के बाजार होते हैं, संस्थाएं होते हैं एंड सो ऑन. लेकिन इस समय मैं जिक्र कर रही हूं कि भारत के मुद्रा बाजार की क्या विशेषताएं हैं, which are specific to Indian money market. जो भारतीय मुद्रा बाजार में है, जरूरी नहीं और तरह के मुद्रा बाजारों में ये स्थिति हो. तो पहली बात यह है कि हमारे यहाँ dichotomy है. There is one organized market, then there is another unorganized market. एक बाजार विकसित है, दूसरा बाजार अल्प विकसित है, कम विकसित है. वेरी सॉरी. एक बाजार संगठित है और एक बाजार असंगठित है. तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो रेगुलेटेड है और असंगठित मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है वो रेगुलेटेड नहीं है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है. ये हमारी एक खास वीकनेस भी है. दूसरा, हमारा जो कॉल मनी मार्केट है, भारत का मनी मार्केट के इतने सारे आपने देखे थे, सब मार्केट्स थे, उनमें सबसे मजबूत मार्केट कौन सा है? एक तो कॉल मनी मार्केट और दूसरा ट्रेजरी बिल मार्केट. इसके अलावा हमारा जो बिल मार्केट है, देखिए इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप, कॉल मनी मार्केट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? बैंक्स. ट्रेजरी बिल्स में भी कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? नॉर्मली बैंक्स, आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई एंड सो ऑन. लेकिन डील किस में कर रहे हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में. जहां तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या बैंक्स हैं, जहां वो है इन्वॉल्व, वो मार्केट विकसित है. लेकिन जहां पर हम कमर्शियल बिल्स की बात करें या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें जो कॉर्पोरेट सेक्टर इश्यू कर रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर का इश्यू किया हुआ जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैपिटल मार्केट में तो बहुत मजबूत है, उनसे जुड़ा हुआ कैपिटल मार्केट तो बहुत अच्छा काम कर रहा है. लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स से जुड़े हुआ जो मनी मार्केट है वो बहुत मजबूत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, वो भारत में बहुत कमजोर है, बावजूद इसके कि भारतीय केंद्रीय बैंक ने उसको सुधारने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बहुत बार कोशिश की, पर अभी तक वो कामयाब नहीं हुए. हाँ, आज पहले से बेटर है ये मार्केट, पर बहुत विकसित नहीं है. इसके अलावा हमारा मार्केट में एक आप कह सकते हैं कि कमी कह लीजिए कि हमारा मार्केट, आई एम नॉट श्योर, रियली आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये कमी है भी हमारी या नहीं, कि आवर मार्केट इज नॉट integrated with foreign markets. Indian market works in money market works in isolation. हमारा मुद्रा बाजार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारों से जुड़ा हुआ नहीं है. इसको एक विशेषता ही कहेंगे, कमी या स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं कहेंगे. देखिए, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनका असर भारतीय बाजार में इतना नहीं दिखता.
इंटरनेशनल मार्केट की फ्लक्चुएशंस भारत में नहीं रिफ्लेक्ट होती, लेकिन अगर हम फॉरेन मार्केट से इंटेग्रेटेड हो, उनसे जुड़े हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मार्केट बहुत मैच्योर हो रहा है. So if we want our market to be more developed, to get more mature, yes, we need to integrate our market with foreign markets. Anyway, today, our market, money market, has a variety of sub-markets, has a variety of instruments, and there are numerous institutions which are working in Indian money market. इनफैक्ट आज की डेट में तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आम आदमी मुद्रा बाजार में हिस्सा नहीं ले रहा, क्योंकि वो ले रहा है. हाँ, अभी कम इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी इन्वॉल्वमेंट है. इसके अलावा आई मस्ट से दैट देयर इज सीजनल वेरिएशंस. हमारे मुद्रा बाजार में ऐसा समय भी आता है जब फंड्स की कमी हो जाती है और कभी मुद्रा की मांग बहुत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, और उसकी वजह से ब्याज की दरें भी फ्लक्चुएट करती हैं और मनी सप्लाई, मनी जो टोटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो भी फ्लक्चुएट करती हैं. और हाँ, हमारे भारतीय मुद्रा बाजार की एक खास बात है कि यहाँ अभी, क्योंकि मैंने आपसे बताया कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट ही ज्यादा विकसित है, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका इतना अहम रोल नहीं है. फिर हम आते हैं हमारे भारतीय मुद्रा बाजार की क्या कमियां हैं. पहली कमी तो वही है जो अभी कुछ देर पहले की, कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर होना कोई बुरी बात नहीं है, और मैंने आपसे बताया कि भारत में 30% लोगों की जरूरत गांव में आज भी हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरी कर रहा है. पर दिक्कत क्या है कि इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, और इस वजह से ये आम आदमी का शोषण करते हैं, उनसे ज्यादा ऊंची ब्याज की दरें वसूलते हैं, उनसे धोखाधड़ी करते हैं, जो उनका सामान गिरवी रखा होता है उसको हड़प लेते हैं. इसके अलावा एक और समस्या है कि जहां पर भी आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दोनों है, तो कई बार आपस में मीनिंगलेस कंपटीशन होता है. इनफैक्ट ये कंपटीशन विद इन ऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है. अब देखिए, कुछ सेक्टर्स में, कुछ एरिया में, किसी गांव में, किसी एरिया में हो सकता है कि बहुत सारे बैंकों की शाखाएं खुली हुई हों, और वहां पे आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी काफी स्ट्रांग है. आड़ती भी हैं जो बहुत सारा ऋण लेन देन में लगे हुए हैं. लेकिन कुछ ऐसे बाजार हैं जहां पर ना तो कोई बैंक पहुंचा है और ना ही वहां पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. तो बजाय इसके कि हम इस तरह के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करें कि एक ही जगह हम बहुत सारी संस्थाएं खोल रहे हैं और बाकी ऐसे मार्केट्स हैं जहां पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है इंडियन मनी मार्केट की. देन a point I have talked time and again in my last lecture as well, and today as well, that Indian Central Bank has been unable to develop commercial bill market in India, despite its genuine efforts. उसके कई कारण हैं. सबसे पहला कारण ये है कि भारत में जो ये कमर्शियल बिल्स हैं, across the country they do not have they are not standardized. उनका कोई मानकीकरण नहीं हुआ है. अब अगर हरियाणा में जो कमर्शियल बिल है आप उसको कंपेयर करें केरला में जो कमर्शियल बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, उसको कंपेयर करें मध्य प्रदेश में जो बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हुआ है या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ है, आप पाएंगे बहुत फर्क है. तो सबसे पहली शुरुआत तो ये करनी पड़ेगी कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक जैसे हो थ्रू आउट द कंट्री.
सेकेंडली, इंडिया में आज की डेट में भी लोग कैश में लेन देन करना पसंद करते हैं बजाय कि ऋण प्रपत्रों के माध्यम से। इस वजह से भी मतलब मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था कि मैं कार खरीदती हूँ 8 लाख की, 5 लाख की पेमेंट कर देती हूँ, 3 लाख की नहीं करती। तो even today most of the Indians do not like to borrow for consumer goods. उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए लोग ऋण नहीं लेना चाहते। मतलब कार खरीदने के लिए, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए मैं लोन नहीं लेना चाहूंगी। मोबाइल खरीदने के लिए, बावजूद इसके कि आज की डेट में इस तरह की फैसिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से कमर्शियल बिल मार्केट इतना ग्रो नहीं कर पा रहा। और फिर कॉल मनी मार्केट इतना स्ट्रांग है कि बैंक्स और बहुत सारी संस्थाओं की जरूरतें वहीं से पूरी हो जाती हैं। वो कमर्शियल बिल के बाजार को विकास करने के बारे में इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेते। इसके अलावा हमारे जो अलग अलग मार्केट है, कॉल मनी मार्केट, रेपो रिवर्स रेपो मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट मार्केट एंड सो ऑन, बहुत सारे मार्केट्स आपने पढ़े। ये बाजार आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है। आप देखेंगे एक मार्केट में ब्याज की दर बहुत ऊंची है तो दूसरे में कम है, तीसरे में कुछ इन बिटवीन है। These markets are not integrated with each other. अभी मैंने जिक्र किया था सीजनल शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की, सीजनल वेरिएशन है। ऐसा समय आता है, वैसे ही हमारे मनी मार्केट में कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है सबकी जरूरत पूरा करने के लिए। और दूसरा होता भी है तो देयर आर सम पीरियड्स जब एकदम मनी की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मली जब इंडिया में एग्रीकल्चर में कटाई और बुआई का समय होता है, उस समय फंड्स की जरूरत बढ़ जाती है और सप्लाई कम होता है। Then Indian money market lacks breadth and depth. What I mean by this is कि हमारे यहाँ आज की डेट में भी नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स उतने नहीं हैं जितने कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाए जाते हैं। हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी उतने नहीं हैं जितने कि हो सकते हैं। मतलब अभी भी पूरे गांव तक ये फैसिलिटीज नहीं है और गांव तक तो इनफैक्ट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल भी नहीं होते। ये हमारी एक कमी है। फिर इंटरेस्ट रेट्स, आप देखिए, आप प्रोविडेंट फंड में आपको 7.5% मिल जाएगा, सेविंग अकाउंट में आज की डेट में सिर्फ 3% मिल रहा है, आपकी एफडी में आज की डेट में 5.5 से 6.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। किसी कंपनी डिपॉजिट में करवाएंगे आप तो हो सकता है आपको 8-9% तक भी मिल जाए। तो आप नोटिस करेंगे कितनी सारी तरह की रेंज है, कितनी ज्यादा, 3% से 8-9% तक की रेंज बता दी मैंने जो कि एग्जिस्ट कर रही है इसी समय ब्याज की दरों में। So they lack uniformity. This is one of the weakness. And then banking facilities are not sufficient. आज भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर हमारे बैंक नहीं पहुंचे हैं। ये हमारे कमी है, मनी मार्केट की कमी है। फिर हम आते हैं कि किस तरीके से हम अपने मुद्रा बाजार को भारत में मजबूत बना सकते हैं। देखिए, ये जानने से पहले कि हमें अभी क्या करना चाहिए, पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक हमारी क्या कदम उठाए जा चुके हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल पास्ट से निकलूं तो 1935 में जब भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो शुरुआत थी हमारे बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने की। फिर उसके बाद नोटिस किया गया कि हमारे बैंक्स, क्योंकि सारे निजी बैंक हैं तो वो शहरों में ही खुल रहे हैं और उसमें आम आदमी ज्यादा पैसा नहीं जमा करवा पा रहा है, गांव-गांव तक इनकी शाखाएं नहीं खुल रही हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पहले 1969 में, फिर 1980 में। ये एक कदम आगे था जिसकी वजह से आज की डेट में हम कह सकते हैं कि बैंक भारत में दूर दूर तक पहुंच गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हर जगह पहुंच गए, लेकिन बहुत जगह पहुंच गया है। उसी तरह फिर 1988 में DFHI की स्थापना हुई, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया।
मैंने आपसे बताया था इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि भारत में मनी मार्केट में खासतौर पे सेकेंडरी मार्केट को डेवलप किया जाए। इसके अलावा अगले साल ही 1989 में ब्याज की दरों पर से सरकार ने अपना नियंत्रण हटा लिया। Now, slowly and steadily, these interest rates were left to the market forces. इनका निर्धारण बाजार करेगा, मांग और पूर्ति। फिर हमारे मुद्रा बाजार में कई तरह के नए इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च किए गए। 1992 में मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, रिपो रेट्स, 96 में रिवर्स रिपो रेट, 92 में सेबी की स्थापना हुई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो 94 में एसटीसीआई की स्थापना हुई, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। 2000 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की इंट्रोड्यूस किया गया और 2001 में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना की गई। देखिए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है कि इसका काम है कि जितनी लेन देन हो रहा है उसकी क्लियरेंस बहुत जल्दी हो। ये नहीं कि मैंने अपना बॉन्ड, इक्विटी, शेयर जो कुछ भी बेचा है तो उसकी ट्रांजैक्शन में, उसकी क्लियरेंस में ही मुझे कई दिन लग गए। मैं अपना फंड ट्रांसफर करना चाह रही हूँ यहाँ से मुंबई किसी अपने बंधु को, तो रिश्तेदार को, तो वहां पर ट्रांसफर होने में मुझे एकदम इंस्टेंट कैश ट्रांसफर करना है, लेकिन वो कह रहे हैं जी 4 दिन लग जाएंगे। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम है कि इस तरह की से जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनकी क्लियरिंग जल्दी जल्दी होती रहे विद इन लीस्ट पॉसिबल टाइम। फिर रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन इंडियन मनी मार्केट, हमारे मुद्रा बाजार के को स्ट्रेंथन करने के लिए जो मैंने पहला बताया वो डेट बाउंड था, लेकिन इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुई। स्पेसिफिक ईयर्स थे वैसे वो, अब बगैर स्पेसिफिक ईयर्स के हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुई, क्लियरिंग सिस्टम शुरू हुआ, ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई। हमारे बहुत तरह के मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैंने बताया था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड मेनी मोर, वो सब शुरू हुए। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये कंपल्सरी कर दिया गया कि आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी ही पड़ेगी, पहले ये नहीं था। और इसके अलावा FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप हमारे भारतीय मुद्रा बाजार में रुपया लगा सकते हैं। तो ये तो है वो कदम जो अब तक उठाए जा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह के सजेशन हम दे सकते हैं भारत में अभी भी जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने के लिए, मुद्रा बाजार के विकास के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जरूरी है कि हम रेगुलेट करें, और जब इसको रेगुलेट करेंगे तो उसके बाद ये जो इतना हम देखते हैं ना इंटरेस्ट रेट में डिफरेंसेस हैं, वो भी शायद उसमें भी फर्क पड़ेगा। एटलीस्ट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डिफरेंसेस हैं वो तो कम हो गए। फिर अभी भी हमारा बिल मार्केट डेवलप नहीं है, तो उसके लिए और कोशिश करनी चाहिए। हाँ, उसकी जो वीकनेस है कि जैसे कमर्शियल बिल और आपके हुंडीज हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो वो करिए। और धीरे धीरे लोगों में अगर ये आदत आए कि वो कैश ट्रांजैक्शन की बजाय क्रेडिट ट्रांजैक्शन करें, उससे बहुत फायदा होगा। इनफैक्ट उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो कल्चर धीरे धीरे भारत में आने लगा है। फिर जरूरी है कि रेमिटेंस फैसिलिटीज, मतलब ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करना, चाहे वो कैश है चाहे वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जल्दी हो, उसमें टाइम की वेस्टेज ना हो। तो उसके लिए जरूरी है कि क्लियरिंग हाउसेस की और स्थापना की जाए। फिर डिस्काउंट हाउसेस और होने चाहिए, एक्सेप्टेंस हाउसेस होने चाहिए, और इसके अलावा जरूरी है कि ये जो डिस्काउंट हाउसेस खोलें जाएं उनके डिस्काउंट रेट भी थोड़े कम हो। आज के रेट में कंपैरेटिवली हाई डिस्काउंट रेट्स हैं। इसके अलावा भारत में जो लोग ऋण लेते हैं, देखिए किसानों के लिए खास तौर पे, वो ऋण कैसे लेते हैं कि वो अपना, होता क्या है कि किसान को अगर रुपया चाहिए तो जैसे ही उसकी कटाई होती है, फसल की कटाई होती है, उसको वो उसी समय बाजार में बेचने की सोचता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए। लेकिन अगर देश के अंदर काफी सारे गोदाम खुले होंगे तो वो क्या कर सकता है कि गोदाम में अपना अनाज रखे और अनाज तब बेचे जब उसको सही दाम मिलेंगे।
अभी कटाई के बाद ही एकदम बेचेगा तो उसको बहुत ज्यादा दाम नहीं मिलेंगे। अगर वो 3-4 महीने कुछ समय रुक कर बेचता है तो उसको हो सकता है बेहतर दाम मिले, पर रुके तो उसको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो जब ये किसान गोदाम में अपना सामान रखते हैं तो उनको रसीद मिलती है, उस रसीद के अगेंस्ट किसान लोन ले सकता है। इसलिए जरूरी है कि देश के अंदर गोदाम और ज्यादा खुले जाएं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज और खुली जाएं। Then banking services should reach to the remotest of places. दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, जहां तक अभी तक नहीं पहुंची वहां भी। देखिए, एक समस्या ये है कि भारत में आमतौर पर जो लोग हैं वो बैंक में ही रुपया डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, लोन लेना है तो भी बैंक में जाते हैं, या फिर अपने इलाके में जो साहूकार है, कोई देशी बैंकर है, उसके पास जाते हैं। मुख्य कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर फाइनेंशियली इलिटरेट। फाइनेंशियल इलिटरेसी का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी आप अपने पैसे को ढंग से मैनेज नहीं करते। दिस इज फाइनेंशियल इलिटरेसी। हमारा पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, हजारों लाखों रुपया, हम पैसा कमाने में जितना टाइम लगा रहे हैं, अगर उससे कुछ थोड़ा सा उसका टाइम हम पैसे को अपने मैनेज करने में लगाएं तो भी हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। बट नो, वेरी फ्यू इंडियंस आर डूइंग दैट। तो बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी भारत में बढ़े। लास्टली, जरूरी है कि इंडियन मनी मार्केट को हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी जोड़ें। इससे हमारा बाजार और मैच्योर बनेगा। हाँ, फ्लक्चुएशंस बढ़ेगी, बियॉन्ड डाउट बढ़ेगी, बट देन वी हैव टू लर्न टू लिव विद दैट। वी हैव टू लर्न to deal these fluctuations. But this way we'll grow more mature. That's all. Thank you. See you soon. Bye.